हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही है और आप मेरे वीडियो जरूर से देख रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, है ना। चलिए तो हम आगे ही चलते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कल जो मैंने आप लोगों को पार्ट भेजा था वो आपका 1 2 3 4, हाँ, कल आपका जो पार्ट था वो 4 पार्ट था और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 के बारे में, सामान्य परिचय। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे पार्ट इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप कभी भी वीडियोस देखें तो आपको थोड़ा सा इजी रहे समझने में कि हाँ मैम ने इस चैप्टर के पर्टिकुलरली इतने पार्ट्स हैं और हमें वो सारे पार्ट्स देखने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन पर्टिकुलरली वीडियोस को पार्ट्स के फॉर्म के अंदर डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे सर्च करने में भी और देखने में भी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए थे, जैसे कि उसमें कौन कौन सा था। एक था प्रभाविता का नियम, एक था आपका विसंयोजन का नियम और एक था आपका पृथक्करण का नियम, यानी कि रूल ऑफ डोमिनेंस, रूल ऑफ सेग्रीगेशन और एक और रूल था जिसको हमने बोला था रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये वाला रूल हमने बोला था। तो बेटा अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इस चीज की समझना है इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर हम बात करें, मेंडल ने जो प्रयोग करे वो सारे प्रयोग एक बेस थे। बेस मतलब एक नींव थी, ठीक है, और उस नींव के ऊपर वो सारे के सारे जो है वो प्रयोग हुए हैं। उसके बाद मेंडल के बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए थे और जिसके बारे में हम लोगों को धीरे धीरे पता चलता गया और हम और चीजों के बारे में समझते गए। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत सारे नियम हमको दिए थे, जिसमें से उन्होंने सबसे एक चीज कही थी। क्या चीज कही थी, समझना इस चीज को हम लिंकेज या सहलग्नता बोलते हैं। लिंकेज का मतलब क्या होता है, कोई भी दो जीन जो है, अपन लोगों ने एक चीज पढ़ी थी मेंडल के नियम में, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये कहा था मेंडल के नियम के अकॉर्डिंगली ये था कि भाई अगर जीन्स से क्या बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, यानी कि युग्मक अगर बन रहे हैं जीन से तो वो कभी भी अलग अलग होंगे, ठीक है, मतलब जितने भी जीन्स हैं वो अलग अलग जाएंगे। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई जीन्स फ्री हैं, ठीक है, नए जीन्स बना सकते हैं, किसी के भी साथ में नए कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, इजंट इट। अब बेटा देखो, कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई थ्योरी देता है, ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो थ्योरी जो है वो काफी सही है, बट कई बार ऐसा होता है कि उसमें एक्सेप्शंस निकल आते हैं या अपवाद निकल आते हैं, ठीक है। इसी में ही एक अपवाद हमको मालूम चला था, वो था सहलग्नता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज का मतलब क्या होता है, लिंकेज का मतलब बहुत सिंपल सा है यहाँ पे कि मान लो दो जीन हैं, ठीक है, और एक जो है वो एक्स करेक्टर का है और दूसरा जो है वो वाई करेक्टर का है, तो ये जीन हमेशा साथ में ही ट्रेवल करेंगे, यानी कि आगे आने वाली प्रोजेनी के अंदर ये जीन जो है हमेशा साथ ही जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये जीन साथ ना जाएं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जैसे कि मीठी मटर के अंदर अगर हम बात करें कि बैंगनी और लाल फूल का जो करेक्टर है वो एक साथ रहता है। इसका समझना एक मिनट के लिए भाई हमने जो एक करेक्टर, हमने क्या किया, हमने एक वो लिया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक हमने फ्लावर लिए, मान लो ये जो फ्लावर थे ये रेड कलर के थे, ठीक है, और एक फ्लावर जो थे वो क्या थे, व्हाइट कलर के थे। अब हम लोगों ने हमेशा एक चीज पढ़ी है मेंडल के रूल के अकॉर्डिंगली, भाई या तो ये कलर जो होना चाहिए प्रोजेनी के अंदर, यानी कि जो संतति के अंदर, वो या तो रेड होना चाहिए या फिर वो कैसा होना चाहिए, वो व्हाइट होना चाहिए। परंतु लेकिन समझो, अब जो यहाँ पे प्रोजेनी आई, कौन सी आई, RR, और इसका जो कलर था वो कलर निकला पिंक। ऐसा क्यों हुआ, कि जब पिंक कलर आया तो वो क्यों आया पिंक कलर, तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए बेटा तो हमें मालूम चला यहाँ पे
कि ये जीन जो है आगे जाके हमेशा ट्रैवल करेगा, मतलब दोनों जीनों ने अपना अपना प्रभाव दिखाया है। कोई भी जीन जो है वो डोमिनेंट नहीं हुआ और ना ही कोई जीन रिसेसिव हुआ है। दोनों ने अपना अपना प्रभाव दिखाया है और साथ में दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो कलर जो है वो ब्लेंड हो गया और वो ब्लेंड होने की वजह से यहाँ पे जो कलर आया है फ्लावर का, वो कौन सा कलर आया है? पिंक कलर आया है। कौन सा कलर आया है? पिंक कलर आया है। तो बेटा इसी के बाद में अगर हम बात करें कि मॉर्गन ने ये बताया कि जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो आपका गुणसूत्र है, यानी कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, अब एक नया वर्ड आया है गुणसूत्र, समझना इस चीज को। मॉर्गन ने क्या कहा कि जो गुणसूत्र, जानते हो ना क्या होते हैं? जानते हो ना? अच्छा चलो, अब जो गुणसूत्र है समझो, ये है गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र में ये जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, और ये जो है ये क्या है? क्रोमेटिड। ये इसकी आर्म्स होती हैं और भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है? इसके अंदर डीएनए है और प्रोटीन है, ठीक है। तो भाई मॉर्गन ने ये कहा कि गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं वो मोतियों की माला जैसे व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे एक रेखीय क्रम में, रेखीय क्रम मतलब एक पैरेलल, उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। और स्टुअर्ट ने ये बताया कि यहाँ पे उन्होंने ये बताया था बेटा, दो चीजें होती हैं जब भी कोई भी नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहती हूँ। पहले ये बात समझ में आ गई कि भाई ये तो गुणसूत्र होता है ना। और इस गुणसूत्र के अंदर अगर मैं बात करूं कि जीन जो है वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक और बात की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टुअर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, कौन से थे? स्टुअर्ट। लिटिल स्टुअर्ट मूवी देखी है? ओके, वैसे ही एक साइंटिस्ट का नाम भी था सर स्टुअर्ट। और स्टुअर्ट ने हमें क्या बताया था? स्टुअर्ट ने हमें ये बताया था, समझना इस चीज को। स्टुअर्ट ने हमें क्या बताया समझो। देखो, दो जीन्स हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है समझना। मान लो दो ये गुणसूत्र हैं, है ना, और ये दोनों पास पास आते हैं और यहाँ पे जीनों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। क्या होता है? जीनों का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? आदान प्रदान होता है। तो जो उनका अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और उनके अरेंजमेंट के डिफरेंट होने की वजह से ही नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब इस बात को समझना, क्या संसार में जैसे कि मैं हूं, तो क्या मेरे जैसे शक्ल की कोई और भी लड़कियां होंगी? नहीं होगी। मैं अपने आप में मैं अकेली हूँ, समझ में आ रही है? यानी कि इतने सारे असंख्य कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं भाई पेरेंट्स एक हैं लेकिन भाई बहनों की शक्लें कुछ कुछ सिमिलर हो सकती हैं लेकिन कभी भी मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती? बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर की वजह से। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जब क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स मतलब जब यहाँ पे युग्मक बनते हैं। आई रिपीट, जब यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं, जब यहाँ पे युग्मक बनते हैं, तब वहां पे क्या होता है? तब वहां पे बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर के अंदर यहाँ पे जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उस अवस्था के अंदर यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां पे जीनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी भी दो फेजेस होती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ठीक है। और उसके अंदर भी जो फर्स्ट स्टेज है पैकेटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वाली स्टेजेस हैं वहां पे क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और इस क्रॉसिंग ओवर के अंदर जीनों का आदान प्रदान होता है। मतलब इसके जीन्स जो है वो इसमें चले जाएंगे, इसके जीन्स जो है वो इसमें चले जाएंगे। और इसी वजह से क्या होती है? नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और नए अरेंजमेंट्स बनते हैं, इसी वजह से, ठीक है। तो यही वजह है कि एक ही माँ बाप के संतान होने के बावजूद भी भाई बहनों की शक्ल जो होती है वो सेम नहीं होती है ना। सबकी अलग अलग शक्लें होती हैं। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के, जो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी एक जैसी होती है हर चीज। क्या होते हैं कभी बताऊंगी फिर कभी आप लोगों को। लेकिन इसी की वजह से एक तो ये क्रॉसिंग ओवर और दूसरा आता है रिकॉम्बिनेशन।
रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है पुनर्योजन। तो दो जीन्स जो हैं आपस में रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं, दो गुणसूत्र जो हैं या एक जो जीन है वो अपने आप में 3-4 जीन्स है वो आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं, उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, नए अगर हम बात करें तो नए पैटर्न्स बनते हैं। और यही वजह है कि कभी भी कोई भी एक चाइल्ड जो है, उसके जो सिबलिंग्स हैं, उसके जो भाई बहन है, उसकी शक्लें उससे नहीं मिलती हैं, और ना ही नेचर मिलता है, और ना ही स्वभाव मिलता है, और ना ही वो अपने माँ बाप से मिलते हैं। हाँ, कुछ करेक्टर्स जरूर मिल सकते हैं, कुछ कुछ शक्ल जरूर मिल सकती है, बट आइडेंटिकल नहीं होती है। ये मेन रीजन है। ठीक है, तो ये तो हुई एक नॉर्मल सी बात। इसके बाद में बेटा जब इनके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा जाने लगा, तब यहाँ पे और भी चीजों के बारे में डिस्कवर होना शुरू हो गया, कि और नई चीजें जो है वो हमको बताना जो है वो शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे शुरू हुई, अब यहाँ पे नया चरण शुरू हो गया, बायोकेमिस्ट्री नया चरण। अब जेनेटिक्स का चरण जो था वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक नया चरण शुरू हो गया जिसको हम जैव रसायन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जैव रसायन विज्ञान, इसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव रसायन विज्ञान। हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले हमने साइटोलॉजी के बारे में पढ़ा था, कोशिका के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं जैव रसायन विज्ञान के बारे में, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो जो ये बायोकेमिस्ट्री है ये क्या है? ठीक है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या चीजें होती हैं। बायोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जहां पे हम मॉलिक्यूल्स का, यानी कि अणुओं का अध्ययन करते हैं। हम अध्ययन करेंगे कि भाई डीएनए से डीएनए कैसे बना, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? रेप्लिकेशन बोला। हम अध्ययन करेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बना, उस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला। हम अध्ययन करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन कैसे बना, उस प्रोसेस को हमने प्रोटीन बनाने का प्रोसेस कहा। ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई डीएनए बनता कैसे है। ठीक है, आप लोगों को मैं बताऊंगी, आप लोग जब और आगे फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो डीएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डीनोवो प्रोसेस, और डीएनए के डिग्रेड होने के प्रोसेस को, डीएनए के टूटने के प्रोसेस को हम साल्वेज प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए और डीनोवो और साल्वेज प्रोसेस कैसे बन रहे हैं, सॉरी डीएनए और साल्वेज प्रोसेस क्या है, तो ये ओवरऑल चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करा। किसके अंदर ये हम पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। साइंस की वो ब्रांच जहां पे हम बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन का अध्ययन करते हैं, यानी कि जीवों के अंदर किस तरह से अणु बन रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, नए मॉलिक्यूल्स किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से टूट रहे हैं, किस तरह से और चीजों का सिंथेसिस हो रहा है, किस तरह से चीजें टूट रही हैं, इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं जो हम बोलते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। या आप उत्प्रेरक तो आप लोगों को पता है ना, उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा? उत्प्रेरक वो होते हैं जो कभी भी, यानी कि कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन बट दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब वो है उत्प्रेरक जो कभी भी, अगर हम बात करें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को वो बढ़ा देते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? तो बेटा, और यही चीज अगर हमारी बॉडी में हो रहे हो, याद रखना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जाइमेज एंजाइम हो गया, पेप्सिन एंजाइम हो गया, जो हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर काम आ रहे हैं। इस तरह के एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, इनको हम क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। यानी कि अगर मैं एक बहुत ही नॉर्मल भाषा में बात करूं तो इसको हम बोलेंगे जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं
बायोकेमिस्ट्री में हम अध्ययन करेंगे कि जीन की संरचना क्या होती है, हम अध्ययन करेंगे कि डीएनए कैसे होता है, आरएनए कैसे होता है, किस तरह से इनके बारे में हम और पढ़ सकते हैं, किनके बारे में हम और स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले सन 1869 में यानी कि 1869 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। तो जो ये फ्रेडरिक मिशर थे, इन्होंने ये बताया कि भाई क्या कहते हैं, एक मिश्रण की खोज करी और उसको उन्होंने नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? इन्होंने जो नाम दिया वो नाम था न्यूक्लिन। ठीक है, इसको बोला इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे पहले, चलो ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी डीएनए के बारे में। अब इसके बाद एक और थे कि भाई ठीक है ऐसा कुछ होता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। क्या नाम था? ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नाम के वैज्ञानिक है। तो जो ये फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नाम के वैज्ञानिक ने 1928 के अंदर 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? आज सिर्फ हम वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, हम आज सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। उन्होंने न्यूमोनिया जानते हो ना, निमोनिया क्या होता है? तो निमोनिया के उन्होंने क्या लिए? उन्होंने विरुलेंट निमोनिया लिया। ठीक है, अब उन्होंने ये देखा, उन्होंने सिर्फ एक प्रयोग किया, उसमें दो तरह के स्ट्रेन थे, एक था आर टाइप स्ट्रेन और एक था एस टाइप स्ट्रेन। अगर उन्होंने आर टाइप का स्ट्रेन माउस के अंदर डाला तो माउस कैसे है? लिविंग है, जिंदा है। लेकिन अगर उन्होंने स्मूथ टाइप का स्ट्रेन डाला तो माउस कैसे हो गए? डाई हो गए, मर गए। अब इन्होंने क्या किया कि जो स्मूथ वाला स्ट्रेन था उसको उन्होंने हीट किल्ड कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? उसको हीट किल्ड यानी कि गर्म करके मार दिया। ठीक है, तो माउस कैसे हो गए? जिंदा हो गए। फिर इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड स्मूथ टाइप यानी कि इस वाले को रफ टाइप से मिला दिया। किससे मिला दिया? रफ टाइप से मिला दिया और माउस जो है वो मर गए। ठीक है, तो इन्होंने एक क्या कहते हैं, इन्होंने देखा कि भाई चलो बाकी सारी बातें तो समझ में आ गई। यहाँ पे आर टाइप था, ठीक है, ये विरुलेंट नहीं था, ये डिजीज कॉज नहीं करता था, तो माउस जो थे वो जिंदा थे। ये तो भाई विरुलेंट था, हमने इसको माउस में डाला, माउस मर गए। चलो और भी मान ली बात की हीट किल्ड कर दिया, ठीक है, तो माउस जो था वो जिंदा रह गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे माउस क्यों मर गया? भाई हमने हीट किल्ड कर दिया, बस मिलाया ही तो है रफ वाले से, तो ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि माउस जो है वो मर गया। ठीक है, तो इस चीज को अपन सस्पेंस में रहने देते हैं, है ना। कल हम डिस्कस करते हैं कि वो माउस क्यों मरा, इस पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए और किस किस तरह से हम लोगों को पता चला कि डीएनए क्या है और डीएनए की खोज कैसे हुई। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट और कंटिन्यू करते हैं फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट। तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, है ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई किया करो। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।